प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है बेटा आपके इस प्यारे चैनल पर जिसका नाम है बिहार बोर्ड साइंस विद्या कोश। प्यारे साथियों, आपके मन में एक सपना जरूर होगा कि आपको बिहार बोर्ड को टॉप करना है। ना सिर्फ अपना नाम रोशन करना है बल्कि अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का भी नाम आपको रोशन करना है। तो जी हाँ साथियों, इस सपने को पूरा करने के लिए मैं और मेरी पूरी टीम आ चुकी है आपको पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। जी हाँ साथियों, हमारे इस चैनल पर आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके से प्रत्येक विषय की पूरी पढ़ाई की जाएगी और साथ ही साथ ना सिर्फ आपको थ्योरेटिकल पार्ट बल्कि आपको प्रैक्टिकल के लिए भी पूरी तरीके से नॉलेज इसी चैनल पर प्राप्त की जाएगी। तो भैया, अगर आप नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, साथ ही साथ इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। तो आइए साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आज मैं अपने विषय में आपका प्यारा साथी, आपका मार्गदर्शक कुलदीप, आपको जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के पूरे सिलेबस को पढ़ाने वाला हूं, पूरे सिलेबस को बताने वाला हूं। साथ ही ये बताने वाला हूं कि आपकी परीक्षा का पैटर्न क्या है बायोलॉजी को लेकर के, और साथ ही साथ पूरे साल में हम क्या पढ़ाई करने वाले हैं, कौन सी इकाई कितने अंकों की है और कौन से चैप्टर में कौन सी चीजें आपको पढ़नी है। तो पूरे के पूरे हम सिलेबस का अवलोकन करने वाले हैं, अपने बिहार बोर्ड परीक्षा पैटर्न का अवलोकन करने वाले हैं। और साथियों, जब भी किसी युद्ध में उतरना होता है तो पहले हमको एक रणनीति की जरूरत होती है। हमको पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमें किस पार्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है, किससे ज़्यादा अंक मिलने वाले हैं। तो उन सारी चीज़ों को लेकर के मैं आ चुका हूं। तो बिना किसी देर के एक बार फिर से सारे बच्चों का स्वागत करता हूं। आइए बच्चों, देखते हैं बिहार बोर्ड जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी में कितने पार्ट हैं, कितनी इकाइयां हैं, कितने चैप्टर हैं, सबके बारे में बहुत ही शानदार तरीके से। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, बिहार बोर्ड जीव विज्ञान में एनसीईआरटी के हिसाब से ही चलती हैं सारी चीज़ें। और मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आपके मन में शंकाएं हैं कि सर कौन सी किताब लें, क्या करें, हालांकि सारी किताबें बहुत अच्छी हैं, सारी पुस्तकें शानदार होती हैं, पुस्तकें कोई खराब नहीं होती हैं बच्चों। लेकिन अगर आप चाहें, एक जनरल मुझसे पूछें, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि एनसीईआरटी इज द बेस्ट। तो आप एक एनसीईआरटी किताब ले सकते हैं और एनसीईआरटी के अनुसार ही आपका कक्षा 12वीं का सिलेबस चलता है। तो कक्षा 12वीं के सिलेबस में जीव विज्ञान में टोटल 5 इकाइयां हैं साथियों। इसमें कुल मिलाकर के 5 इकाइयां हैं और इन्हीं 5 इकाइयों के मध्य आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर्ड है। इस 5 इकाई के अंदर टोटल 16 अध्याय यानी कि 16 चैप्टर आपको पढ़ने हैं और इनसे आपको मिलने वाले हैं टोटल 70 मार्क्स। अब ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है ये हम अंत में समझेंगे। पहले हम देख लेते हैं ये इकाइयां कितनी हैं, कौन सी इकाई से कितने अंक मिलते हैं और कौन सी इकाई में कितने चैप्टर हैं, उनके टॉपिक क्या हैं। तो पहली इकाई बच्चों आपकी है जनन। साथियों, इकाई का तात्पर्य यहां पे ऐसा है कि इकाई के अंदर जितने भी अध्याय होंगे, उस इकाई के अंदर जो भी चीज आपको पढ़ाई जा रही है उसी से रिलेटेड सारे के सारे अध्याय होंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहली इकाई है जनन यानी कि रिप्रोडक्शन। अब इसके अंतर्गत है टोटल 4 चैप्टर, इसके अंतर्गत है 4 चैप्टर। अब इन चारों चैप्टर में जनन के बारे में ही पढ़ाया जाएगा अलग अलग प्रकार से। तो इकाई जो भी चीज होगी उसी से रिलेटेड उसके अंदर आपको चैप्टर देखने को मिलेंगे। तो पहली इकाई है जनन और ये आपकी परीक्षा में टोटल 6 अंक आपको दिलाती है। मतलब इसी 6 अंकों में वो चाहे दीर्घ उत्तरीय के रूप में हो सकता है, चाहे वो लघु उत्तरीय के रूप में हो सकता है, चाहे ऑब्जेक्टिव के रूप में हो सकता है, पर इस 4 चैप्टर से टोटल 6 अंकों के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला आपका चैप्टर है सजीवों में जनन, पहला चैप्टर। और मैं जानता हूं कि सारे बच्चे जनन के बारे में पढ़ चुके हैं 10वीं में, 11वीं में, और इसमें भी पढ़ना आपको थोड़ा डिटेल में। तो साथियों, इस पहले चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा अलैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन क्या होता है, युग्मक जनन क्या होता है और भ्रूणोद्भव क्या होता है। सारे साथी जानते हैं कि प्रत्येक जीव अपने जैसा दूसरा जीव पैदा कर सकता है और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं जनन। और ये जनन 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक और लैंगिक जनन। अब इन्हीं सब चीजों को डिटेल में पढ़ा जाएगा आपके इस पहले चैप्टर में। पहले चैप्टर को लोग बहुत ही हल्के में ले लेते हैं, पर यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका ये अकेला चैप्टर जब आप समझ जाएंगे तो बाकी के तीनों चैप्टर जो कि आने वाले हैं इसी इकाई से, उसको समझने में आपको 1% की भी दिक्कत नहीं होगी। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिगिनिंग से चैप्टर है। और मैं आपको एक चीज और सलाह दूंगा और एक और खुशखबरी दूंगा बल्कि, कि इसी चैनल पर आपको प्रत्येक चैप्टर की पूरी तरीके से इस तरीके से आपको तैयारी कराई जाएगी कि ना सिर्फ आपका बिहार बोर्ड का टॉपर बनने का सपना, साथ ही साथ बच्चों आपको
जो आपकी आगामी परीक्षाएं हैं, आगामी परीक्षाएं आने वाली हैं आपके जीवन में, मेडिकल को लेकर के, पैरामेडिकल को, जो आपने सपने देखे हुए हैं डॉक्टर बनने के या किसी भी रूप में जीव विज्ञान से संबंधित, उसके भी क्वेश्चन, उसके भी गाइडेंस आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। तो भैया एक बार फिर से कह रहा हूं कि सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दूसरा आपका चैप्टर है जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये आपके पहले इकाई का ही है। साथियों, आप जानते हैं जीव विज्ञान को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है जंतु विज्ञान जूलॉजी और एक होता है वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी। अब कक्षा 11वीं में आपने बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान के बहुत से चैप्टरों को पढ़ा होगा, जैसे कि पुष्पी पादपों का शरीर, पुष्पी पादपों की आकार की, उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, पादप में श्वसन, इसके अलावा खनिज पोषण, पौधों में परिवहन, ऐसे बहुत सारे चैप्टर पढ़े थे। लेकिन प्यारे साथियों, कक्षा 12वीं में सिर्फ एक डेडिकेटेड चैप्टर आपका बॉटनी का है जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, और इससे श्योर है कि क्वेश्चन जरूर पूछता है। और इसमें बहुत सारे डायग्राम भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम पढ़ेंगे कि एक पौधे के अंदर लैंगिक जनन कैसे होता है, एक पौधा बीज कैसे बनाता है, बीज से पौधा कैसे बनता है। आप जानते हैं कहीं भी लैंगिक जनन होगा तो युग्मक बनना जरूरी है, तो युग्मक का निर्माण कैसे होता है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। और पूरा का पूरा लैंगिक जनन होता है पुष्प के अंदर। तो पुष्प क्या होते हैं, युग्मक का निर्माण कैसे होता है, और निषेचन यानी कि नर और मादा युग्मक का जुड़ना एक विशेष प्रकार का होता है पौधों में, जिसे कहते हैं दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन, उसके बारे में भी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। बीज कैसे बनता है, प्रकार क्या है, फल कैसे बनते हैं, और कुछ विशेष टर्म जो कि पौधों में जनन को लेकर की जाती है, अनिषेक जनन, असंग जनन या बहुभ्रूणता, इन सब के बारे में भी इसी चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से और आपके नॉलेज के दृष्टिकोण से भी। जी हाँ बच्चों, हमेशा याद रखिएगा, पढ़ाई का तात्पर्य सिर्फ ये नहीं है कि हम पढ़ लें और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर दें लिख करके। पढ़ाई का तात्पर्य यह है कि शिक्षा वह है, ज्ञान वह है जो आपके अंदर बदलाव लाए, आपके अंदर जो अज्ञानता का अंधकार है उसके अंदर प्रकाश फैलाए। हम उस ज्ञान से अपने आसपास के सोसाइटी में या अपने आसपास जो भी चीजें हैं उसको किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं, तब जाकर के आपके पढ़ाई का मूल ध्येय पूरा होगा। तो हम पढ़ाई करते समय इस बात का भी पूरा ध्यान रखेंगे। तीसरा चैप्टर है मानव जनन। तो जैसे पौधों में जनन होता है उसी प्रकार मानव में जनन होता है लैंगिक, और उस लैंगिक जनन के भी पार्ट वैसे युग्मक बनेगा, निषेचन होगा, संतान का निर्माण होगा। कैसे होता है वो इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। युग्मक कैसे बनते हैं, नर युग्मक शुक्राणु, मादा युग्मक अंडाणु कैसे बनते हैं वो इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ाया जाएगा। नर जनन तंत्र क्या है, मादा जनन तंत्र क्या है, मासिक चक्र क्या है, निषेचन क्या है और प्रसव क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ बच्चों, पूरी तरीके से ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में तीसरा चैप्टर आपका है, इसी हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अगला और चौथा चैप्टर है इसी यूनिट का, अंतिम चैप्टर है जनन स्वास्थ्य। जी हाँ बच्चों, यह चैप्टर ना सिर्फ परीक्षा के दृष्टिकोण से बल्कि आपकी आगामी जिंदगी जो आने वाली है उसके दृष्टिकोण से है। जी हाँ बच्चों, आप जानते हैं जनसंख्या किस कदर बढ़ रही है, उसका कैसे नियंत्रण किया जाए, संतान के मध्य किस प्रकार का गैप रखा जाए, गर्भ निरोधक उपाय क्या होते हैं, नसबंदी क्या होती है, अगर कोई संतान कोई पति पत्नी को संतान नहीं हो रही है तो आपने टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम सुना होगा। टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे किया जाता है, उसके क्या फायदे होते हैं, उसकी प्रक्रिया कैसी है, उन सब के बारे में आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। साथ ही कुछ ऐसी बीमारियां जो कि एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में शारीरिक संबंध बनाने के दौरान फैल जाने वाली बीमारियां, उनके बारे में भी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जब बच्चों जनसंख्या के बारे में, गर्भनिरोधक उपाय के बारे में, एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, यौन संचित रोगों के बारे में इसी चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ सहायक जनन तकनीक, वही टेस्ट ट्यूब बेबी, जिफ्ट यानी ZIFT, गिफ्ट यानी कि GIFT, जिसको गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर भी कहते हैं। ये सब क्या होते हैं, अभी आपको ये नाम थोड़े से नए लग रहे होंगे, स्ट्रेंज लग रहे होंगे, सर ये कौन सी चीजें हैं। तो बिलीव मी बच्चों कि हम पूरे साल इसको अच्छे से हर चीज कवर करते हुए चलेंगे। अगला हमारे पास यूनिट है, अगली हमारे पास यूनिट है इकाई 2, अनुवांशिकी, जेनेटिक्स। प्यारे साथियों, यह जीव विज्ञान की एक नई शाखा ही होती है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, बहुत ही शानदार होती है। आप सभी बच्चों ने कभी ना कहीं मेंडल का नाम जरूर सुना होगा अगर आप जीव विज्ञान के छात्र हैं। तो मेंडल के नियम जो हमने कक्षा 10वीं में पढ़े थे, अब उसी को और अच्छी तरीके से पढ़ना है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है और इससे टोटल 18 अंक आपके निर्धारित हैं। तो टोटल 18 अंक निर्धारित है आपके इस अकेली यूनिट से, जिसके अंदर टोटल 3 चैप्टर हैं। इसके अंदर आपको 3 चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे, 5, 6, 7। पहला यानी कि 5वां चैप्टर जो है इस यूनिट का पहला और आपके पूरे सिलेबस का 5वां जो चैप्टर है, जिसका नाम है अनुवांशिकता तथा विविधता का सिद्धांत। ठीक, तो हेरिडिटी और
वेरिएशन का जो यहाँ पे प्रिंसिपल है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। मेंडल का नियम आपने पढ़ा हुआ है, तो मेंडल के 3 नियम आपने पढ़े हैं। यहाँ पे मेंडल के नियम के अपवाद भी पढ़ाए जाएंगे, वो क्या होते हैं। तो मेंडल के नियम क्या है, मेंडल के नियम के अपवाद क्या है। सिंपल बात बोलूं तो आपको बताया जाएगा आपके अंदर जो माता पिता के लक्षण आते हैं, आप जो अपने माता पिता की तरह दिख रहे हैं, वो कैसे लक्षण आते हैं, मम्मी के आते हैं कि पापा के आते हैं, दोनों के आते हैं, कैसे प्रकट होते हैं, उन सब चीजों की चर्चा यहाँ पे की जाएगी। वंशागति का गुणसूत्रवाद क्या है, इसके पढ़ेंगे। लिंग निर्धारण क्या होता है, मतलब संतान कब नर होगी कब मादा होगी, ये आपने जरूर पढ़ा होगा XY। लेकिन बच्चों कुछ अलग पढ़ेंगे। जी हाँ, न सिर्फ इंसान में, कीट में, मधुमक्खी में, पक्षियों में, इन सब में लिंग निर्धारण कैसे होता है हम पढ़ेंगे। और साथ ही पढ़ेंगे अनुवांशिक रोग के बारे में, ऐसी बीमारियों के बारे में जो कि डीएनए में खराबी से हो जाती हैं। जी हाँ बच्चों, अगर बात चल रही है डीएनए की, आपने डीएनए या आरएनए का नाम जरूर सुना होगा, तो उसी डीएनए आरएनए को आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। और उसको पढ़ने के लिए आपके पास है चैप्टर नंबर 6। जी हाँ बच्चों, छठवां चैप्टर जिसका नाम है वंशागति का आणविक आधार यानी कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये आपका छठवां चैप्टर है और बहुत ही शानदार, बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा में आने वाला एक चैप्टर है। इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव है, चाहे वो सब्जेक्टिव है, चाहे वो शॉर्ट यानी लघु है, चाहे वो लॉन्ग यानी कि दीर्घ है, सारे प्रश्न इससे बहुत पूछे जाते हैं। इसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि डीएनए और आरएनए की संरचना कैसे है, डीएनए और आरएनए कार्य कैसे करते हैं, डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, आरएनए से प्रोटीन कैसे बनती है, कब डीएनए अपने लक्षण प्रकट करता है, कब डीएनए प्रकट नहीं करता है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम कहते हैं डीएनए अंगुली छापन यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, उसके बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ बच्चों, आपने मूवीज में, सीरियल्स में देखा होगा कि कहीं पे कोई घटना हो जाती है, कहीं पे कोई अपराध हो जाता है जहाँ पे खून वगैरह गिर जाते हैं कातिल के या किसी भी प्रकार के अपराधी के, तो उसका डीएनए टेस्ट करके पता कर लेते हैं कि कौन सा पुलिस या फॉरेंसिक एजेंसियां पता कर लेती हैं। तो वो प्रक्रिया कैसे होती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। इसके अलावा डीएनए व आरएनए की संरचना कैसी है, डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है, और अनुवांशिक पदार्थ यानी डीएनए आरएनए की खोज कैसे हुई थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। 7वां चैप्टर है बच्चों इस यूनिट का लास्ट, साथियों, विकास। और इतना इंपॉर्टेंट और इतना शानदार चैप्टर है कि आपको पढ़ के मजा आ जाएगा। बचपन से हमारे मन में बहुत सवाल होते हैं। जी हाँ साथियों, आपके मन में सवाल आता होगा इस ब्रह्मांड को किसने बनाया, या ये ब्रह्मांड कैसे बना, इसमें पृथ्वी कैसे बनी, तारे कैसे बने, चांद कैसे बना, और सबसे बड़ा सवाल पृथ्वी पर जीवन कैसे आया। पृथ्वी पर जीवन है तो मंगल ग्रह पे क्यों नहीं है, बुध ग्रह पे क्यों नहीं है, पृथ्वी पर जीवन कैसे प्रकट हुआ और जीवन कैसे आगे बढ़ा। हमने सुना है कि हम बंदर से इंसान बन गए, तो बंदर से पहले क्या थे, उससे पहले क्या थे, पहला जीव कैसे आया, इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा इस चैप्टर में। बड़ा ही शानदार चैप्टर है और बहुत ही रोचक ढंग से कहानियों के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा इसी प्लेटफॉर्म पर। तो भैया, जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है आपको इस चैप्टर में पता चलेगा। जीव विकास के प्रमाण क्या हैं, लैमार्कवाद और डार्विनवाद क्या है, बेटा आपने नाम सुना होगा बच्चों, लैमार्क का नाम सुना होगा, डार्विन का नाम सुना होगा साथियों। तो उनके सिद्धांत क्या थे, उन्होंने ही बताया था जैव विकास हुआ था, तो कैसे हुआ था, उनके अपने अपने सिद्धांत क्या थे, उनकी कमियां क्या थी, उनकी कमियों में सुधार कैसे किया गया, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। और अनुकूलीकरण और मानव का विकास कैसे हुआ। सुना है आपने हम होमो सेपियंस है, हमसे पहले कुछ और थे, निएंडरथल थे, क्रोमैग्नॉन थे, जावा मानव थे, पेकिंग मानव थे, होमो हैबिलिस थे, होमो इरेक्टस थे, इन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। ये थी बच्चों आपकी दूसरी यूनिट। अब इसके बाद आपके स्टार्ट होगी तीसरी यूनिट चैप्टर नंबर 8 से। इस यूनिट का नाम है मानव कल्याण में जीव विज्ञान। जी हाँ बच्चों, अब हम बायोलॉजी को कुछ इस प्रकार से पढ़ेंगे जिससे हमारा बेनिफिट हो, किसी भी रूप में हमारा लाभ हो, नुकसान भी होता है, हम लाभ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। और इसके भी पूरी यूनिट के आपको मिलेंगे 18 अंक, और इसमें भी है टोटल आपके 3 चैप्टर इस यूनिट के अंदर। यूनिट नंबर 3 के अंदर भी आपके टोटल कुल मिलाकर के 3 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर कौन कौन से हैं, 8वां, 9वां और 10वां। साथियों, आपके मन में जरूर कहीं ना कहीं एक इच्छा होगी, आपने बायोलॉजी विषय लिया हुआ है, आपके मन में होगा कि हम आगे चल करके डॉक्टर बने या मेडिकल के क्षेत्र में कुछ करें, और ऐसा आपके अंदर बहुत सारी जिज्ञासा जगती होगी। प्यारे साथियों, आपके मन में आता होगा कि डॉक्टर कितने अच्छे होते हैं, डॉक्टर कितने
बुद्धिमान होते हैं कि बस पूछते हैं तुम्हें क्या हुआ है, मेरे अंदर ये ऐसा ऐसा हो रहा है, डॉक्टर बता देता है तुमको ये बीमारी है, कैसे पता कर लेते हैं, कैसे बीमारी का नाम सुनकर दवा दे देते हैं। इन सारी चीज़ों की एक बेसिक नॉलेज मिलेगी आपको इस चैप्टर के अंदर। जी हाँ बच्चों, कैंसर कैसे होता है, एड्स कैसे होता है, टाइफाइड कैसे होता है, मलेरिया कैसे होता है, डेंगू कैसे होता है, रेबीज कैसे होता है, छोटे से छोटा रोग जैसे कि जुकाम कैसे होता है, बुखार कैसे होता है, उनका लक्षण क्या है, उनका इलाज क्या है, उनसे बचाव कैसे किया जाता है, इन सारी छोटी छोटी डिटेल के बारे में पढ़ेंगे हम इस पूरे चैप्टर में। हमारा स्वास्थ्य कैसे बना रहेगा, मलेरिया कैसे, एड्स कैसे, कैंसर कैसे, टाइफाइड कैसे, जुकाम कैसे होता है, सब पढ़ेंगे बच्चों। इस चैप्टर पढ़ने के बाद आपके अंदर एक फीलिंग आ जाएगी, अरे मैं तो डॉक्टर जैसा ही फील कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कैसे काम करता है, और आपने सुना होगा कुछ खतरनाक दवाइयों के बारे में, ड्रग्स के बारे में सुना होगा, शराब के बारे में सुना होगा, अफीम, गांजा, चरस, ऐसे नशीले पदार्थों का नाम सुना होगा। ये क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कहां से प्राप्त होते हैं, इनके क्या नुकसान होते हैं, जब हम जानेंगे तभी तो अपने समाज को अवेयर कर पाएंगे, जागरूक कर पाएंगे। तो उनके बारे में पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंतर्गत, ड्रग्स और अल्कोहल के अंतर्गत। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका चैप्टर है। चैप्टर नंबर 9 है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीति, यानी कि फूड का जो प्रोडक्शन, आप जानते हैं जनसंख्या बढ़ रही है, हम नंबर 1 पर आ गए हैं वर्ल्ड में। दुनिया के सभी कंट्री में सबसे ज्यादा जनसंख्या होने का ये जो गौरव नहीं कह सकते हैं, एक प्रकार से समस्या जो है वो हमारे भारत देश में है। अब इससे बड़ी समस्या है कि इस बढ़ती जनसंख्या का पेट कैसे भरे, जमीन सीमित है। तो हम एक काम कर सकते हैं, इस सीमित जमीन पर भोजन का उत्पादन बढ़ा दें, अनाज का उत्पादन बढ़ा दें, दूध का उत्पादन बढ़ा दें, अंडे मांस का उत्पादन बढ़ा दें। अब इसको बढ़ाएंगे कैसे, वैज्ञानिक तरीकों से। तो उन वैज्ञानिक तरीकों के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में कि खाद्य उत्पादन कैसे बढ़ाएं, कैसे नए नए नस्ल के पौधे बनाए जाए, कैसे पशुओं का पालन किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा उनसे हमको पोषक तत्व मिल सके, भोजन मिल सके। उत्तक संवर्धन, सिर्फ पौधे के एक भाग से ढेर सारे पौधे कैसे बनाए जा सकते हैं, उस टेक्नोलॉजी के बारे में। और नई नई नस्ल के कैसे जंतु बनाए, आप जानते हैं गाय, भैंस, मुर्गी, इन सब की बहुत सी प्रजातियां होती हैं जिसको इंसानों ने बनाया है संकरण करा करके। तो संकरण कैसे कराया जाता है इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। इस यूनिट का अंतिम चैप्टर है बच्चों, चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। साथियों आप जानते हैं बैक्टीरिया, वायरस, कवक, इनको हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। और ये सूक्ष्म जीव बहुत बीमार कर सकते हैं हमको, बहुत सी बीमारी करने में इनका हाथ होता है। अभी आपको याद होगा कोविड-19 आया था, और कोविड-19 नाम का एक वायरस था जिसने कोरोना महामारी फैला दी थी। तो आप जानते हैं वायरस खतरनाक होते हैं, लेकिन कुछ सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, कवक, ये सब हमारे लिए फायदेमंद भी होते हैं। अब फायदा कैसे पहुंचाते हैं, सारे बच्चों ने सुना होगा दूध से दही बन जाता है लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया से। इसी प्रकार से दुनिया में जितनी भी शराबें बनती है, अच्छी बात तो नहीं है, पर इससे पैसे कमाए जा सकते हैं, इस वजह से इसको हम पढ़ेंगे उद्योग में। तो इन सब चीज़ों में कुछ जगह पे सूक्ष्मजीव हमारे लिए लाभदायक होते हैं। उन क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे जहां जहां सूक्ष्मजीव लाभदायक हैं, और कौन से वो सूक्ष्मजीव हैं जो लाभदायक होते हैं, उनसे क्या प्राप्त होता है, हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। तो घरेलू उत्पादन में, घर में हम जैसे आप डोसा बनाने में या दही बनाने में, इन सब में कैसे यूज़ करते हैं, पनीर बनाने में कैसे यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करेंगे, औद्योगिक क्षेत्र में कैसे करते हैं, वाहित मल उपचार, घरों से जो गंदा पानी निकलता है सीवर में, उसको साफ करने में सूक्ष्मजीव की भूमिका होती है। कीटनाशक के रूप में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, और एंटीबायोटिक बनाने में, प्रतिरक्षी बनाने में कैसे यूज कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है बच्चों, और बहुत ही शानदार सरल सा चैप्टर है, आपको अच्छे अंक दिला सकता है। तो ये था आपका यूनिट नंबर 3 के तीनों चैप्टर। अब बच्चों एक शानदार यूनिट की बात करने वाला हूं, और आप विश्वास करिए कि ये यूनिट यानी कि चैप्टर इकाई 4 यूनिट नंबर 4 जो है बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, इसके अंदर सिर्फ आपको पढ़ने हैं 2 चैप्टर, ओनली 2 चैप्टर, और ये आपको दिलाएंगे 18 अंक। 2 चैप्टर 18 अंक के हैं बच्चों, बहुत ही शानदार। और अब तक मैंने जो आपको पढ़ाया, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, 10th में पढ़ा होगा, 11th पढ़ा होगा, पर ये एक नया यूनिक कॉन्सेप्ट आपके लिए आया है जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। साथियों मैं आपको यहाँ पे मोबाइल में या टैबलेट में या कंप्यूटर, जहां पे आप मुझको देख रहे हैं, मैं आपको इस भारत के कोने कोने में दिखाई दे रहा हूं। आप कहीं अलग अलग जगह पे हैं, पर मुझे आप देख पा रहे हैं। कैसे? ये टेक्नोलॉजी है, मोबाइल से आप बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी है, गाड़ियां, ये सब टेक्नोलॉजीज हैं। व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? जैव प्रौद्योगिकी क्या है? साथियों बायोटेक्नोलॉजी, हमारे विज्ञान ने इतना ज्यादा प्रगति कर ली है कि हम एक जीव का लक्षण दूसरे के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आपके अंदर बनता है इंसुलिन, हम इतने आगे जा चुके हैं विज्ञान में कि इंसान का इंसुलिन हम बैक्टीरिया के अंदर बनवा सकते हैं। मतलब मेरे लक्षण, इंसानों के लक्षण बैक्टीरिया के अंदर भेज सकते हैं। इसको कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। अब ये होता कैसे है, यही पढ़ेंगे आप इस पूरे चैप्टर में।
ये बायोटेक्नोलॉजी या इसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुवांशिकी अभियांत्रिकी भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, इसके स्टेप प्रक्रम क्या है और बायोरिएक्टर क्या होता है, इन सब के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। इस बायोटेक्नोलॉजी का हम यूज करते हैं बहुत जगह पे, ठीक, तो उनका यूज कैसे करते हैं ये आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 में, जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग। जी हाँ साथियों, इसका प्रयोग हम कर सकते हैं इलाज में बीमारियों के, इसका प्रयोग कर सकते हैं हम कृषि में, इसका उपयोग कर सकते हैं किसी चीज के उत्पादन में। तो उनका प्रयोग कैसे किया जाता है इन सब के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपने नाम सुना होगा बीटी फसल। अब बीटी फसल क्या होता है, आप अगर टमाटर या कोई सब्जी बो रहे हैं तो उसमें कीड़े लगते हैं, आप कीटनाशक डालते हैं, कीटनाशक खतरनाक होता है। हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके, हमने यानी वैज्ञानिकों ने बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ऐसे टमाटर, ऐसे बैगन, ऐसे कपास बना दिए हैं जो खुद ब खुद कीड़ों से अपनी रक्षा कर सकते हैं, बैक्टीरिया का डीएनए यानी जीन डाल करके उसके अंदर, ठीक। तो उसे कहते हैं बीटी फसल, बीटी बैगन, बीटी टमाटर। कैसे बनते हैं सबके बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा। तो चिकित्सा के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का यूज कैसे किया जाएगा, कृषि में कैसे करेंगे, चिकित्सा में कैसे होगा, इंसुलिन कैसे बनती है बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके, बायोपायरेसी क्या है और परजीवी जंतु क्या है, आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक। तो सारी चीजों को बहुत डिटेल में आप पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो ये यूनिट इतनी ही थी। अब आपकी अंतिम यूनिट है जिसका नाम है इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी। साथियों, इस यूनिट के अंक हैं टोटल 10 और इसमें नंबर ऑफ चैप्टर हैं 4। तो 4 चैप्टर हैं जिसके अंदर आपको 10 अंक मिलने वाले हैं। तो टोटल आप अगर जोड़ना चाहें तो 3 यूनिट 18 नंबर की थी यानी 54, और 54 प्लस 10 यानी 64, और पहली यूनिट थी भैया 6 अंक की यानी कि 70 अंकों का पूरा आपका बन जाएगा। तो ये आपके सामने है, इस चैप्टर का नाम है, इसके अंदर 13वां चैप्टर यानी इस यूनिट का पहला चैप्टर है जिसका नाम है जीव व समष्टियां। पारिस्थितिकी इकाई का नाम है इकोलॉजी। ये जीव विज्ञान की एक अलग से शाखा ही होती है। हम जिस वातावरण में रहते हैं उसमें बहुत से सजीव होते हैं, निर्जीव होते हैं, वो हमको प्रभावित करते हैं, उनके बारे में हमको पढ़ना है कि जीव व पर्यावरण क्या होता है, जनसंख्या क्या होती है, इसके प्रकार कितने होते हैं, अनुकूलन कैसे क्या होता है। जो जीव रेगिस्तान में रहता है वो रेगिस्तान के अनुसार हो जाता है, उसी अनुसार ढल जाता है, पानी में रहता है पानी के अनुसार ढल जाता है। तो ये अनुकूलन क्या होता है, कैसे आता है, और जीव और पारस्परिक क्रियाएं क्या होती हैं, दो जीव अगर साथ में हैं तो कैसे कैसे क्रियाएं कर सकते हैं, उनके बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर 14वां है, 14 नंबर, पारितंत्र, इसका नाम है इकोसिस्टम। साथियों, हम जिस जगह रहते हैं वहां पे सजीव और निर्जीव हैं कई प्रकार के, शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक, तापमान, धूल, वायु, ये सब घटक हैं। इन घटकों के बारे में पढ़ना है, कैसे भोजन प्राप्त होता है हमको इस पूरे हमारे आसपास के पर्यावरण से, इस सब के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो घटक क्या है, पारितंत्र के, उत्पादन कैसे होता है, अपघटन कैसे होता है, कैसे ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक जीव से दूसरे के जीव के अंदर ऊर्जा कैसे जाती है। पारिस्थितिकी पिरामिड एक प्रकार का आरेख होता है कि पारिस्थितिकी में कौन कितना ज़्यादा है, किसका नंबर ज़्यादा है, किसकी संख्या ज़्यादा है, इन सब के बारे में जानने के लिए हम पिरामिड का यूज़ करते हैं। ये काल्पनिक चीज़ होती हैं, पेपर में बनाते हैं। अनुक्रमण क्या है, पोषण चक्रण क्या है, अर्थात वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे आती है, ऑक्सीजन वापस कैसे आती है, इसके बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। शानदार चैप्टर है, अंकदायी चैप्टर है और बहुत ही ईजी चैप्टर है। चैप्टर नंबर 15वां है आपका जैव विविधता एवं उनके संरक्षण। साथियों, हम सभी लोग जानते हैं, आप जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, आपके आसपास पेड़ पौधे जंतु बहुत सारी चीजें होती हैं साथियों, और इन्हीं कहते हैं जैव विविधता। आप जानते हैं इनकी संख्या घट रही है, शेर कम हो रहे हैं, चीता कम हो रहे हैं, गैंडा कम हो रहे हैं, चिड़िया कम हो रही हैं। तो इनको कम होने से कैसे रोकोगे, इनको बचाओ कैसे, संरक्षण कैसे करोगे, इसके बारे में आप पढ़ोगे। कौन कम हो गया है, किसकी संख्या कितनी बची है, कौन गायब हो गया है, विलुप्त हो गया है, सब पढ़ोगे आप इसमें। जैव विविधता क्या है, उसकी कमी कैसे होती है, जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या होता है, और रेड डाटा बुक क्या होता है, इस चैप्टर के अंदर पढ़ोगे। इस पूरे सिलेबस का और इस यूनिट का अंतिम चैप्टर है बच्चों, चैप्टर नंबर 16वां, जो कि अंतिम चैप्टर है, पर्यावरण के मुद्दे। बहुत 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 आसान चैप्टर, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। बचपन से पढ़ते आ रहे भाई, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव, उन्हीं सब के बारे में आपको पढ़ना है कि भैया वायु प्रदूषण कैसे होता है, जल प्रदूषण कैसे होता है, कचरा क्या होता है, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, ओजोन परत का क्षरण कैसे हो रहा है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। सिंपल सी चीजें हैं पर एडवांस लेवल पर, जो आपने पढ़ी है आज तक उससे कहीं बढ़ करके कुछ नए तरीके, कैसे हो रहा है, कैसे उसको हम रोकेंगे, क्या मेथड यूज कर सकते हैं वैज्ञानिक तरीकों से, उन सब चीजों के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, ये पूरे 16 चैप्टर का आपके सामने एक ओवरव्यू था। कौन सा चैप्टर में क्या पूछा जाएगा, कौन सी यूनिट से कितने आपको अंक मिलेंगे, और साथ ही साथ कितने आपके चैप्टर हैं और कितनी इकाइयां हैं।
साथियों अब हम एक नजर मान लेते हैं कि हमारे बिहार बोर्ड में पेपर कैसे आता है, उसमें आपको कितने अंक मिलेंगे और वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, कैसे उसका वितरण होता है। तो साथियों सबसे पहले जीव विज्ञान में ये जो अंक का वितरण होता है यानी कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो दो लेवल पर है। टोटल आपके 100 मार्क्स का बायोलॉजी विषय आता है, जीव विज्ञान 100 अंक होते हैं। उसमें से 70 अंक आपके लिखित होते हैं, सैद्धांतिक यानी कि थ्योरेटिकल आप लिखेंगे परीक्षा कक्ष में जाकर के, और 30 अंक आपको मिलते हैं प्रैक्टिकल में। 30 अंक आपको मिलते हैं प्रैक्टिकल में। आप प्रैक्टिकल करते हैं साथियों, आपको प्रैक्टिकल की जानकारी भी यहीं पे प्रोवाइड करवाई जाएगी, इसीलिए करा बच्चों, मिस नहीं करनी अपॉर्चुनिटी, कॉस्ट फ्री है एकदम। बस एक काम करना है, रेड बटन को व्हाइट कर दो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। सिर्फ जीव विज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, सारे के सारे चैप्टर, सारे के सारे विषय एकदम अच्छी तरीके से आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो भैया ये है आपके 30 अंकों का प्रैक्टिकल जो आपको आपके स्कूल से प्राप्त होगा, इसके लिए भी आपको तैयारियां करवाई जाएंगी। आते हैं बच्चों इसमें थ्योरेटिकल पार्ट पर, जिसकी हमको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। ये 70 अंक का है। अब इस 70 को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, 35-35 अंकों में डिवाइड होगा। 35 अंक क्या आपके पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, यानी कि एक प्रश्न उसके 4 विकल्प दिए रहेंगे, एक सही होगा, उसको आपको सही करना है, तो उसे कहेंगे वैकल्पिक यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न। उसके होंगे 35 नंबर, और 35 नंबर होंगे लिखित वाले, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दो रूप से। अब ये अगर बात करें ऑब्जेक्टिव की, अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव प्रश्न की यानी कि वैकल्पिक प्रश्न की, तो उसकी संख्या आपके पेपर में, जो आपको पेपर मिलेगा उसमें होंगी 70, और 70 में से आपको करने होंगे 35। जी हां बच्चों, 70 क्वेश्चन में से कोई 35 प्रश्न आपको करने होंगे, पूरे 70 आपको करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपने 35 सही कर दिए तो 35 में 35 फुल मार्क्स मिल जाएंगे आपको। उसके बाद है आपके सब्जेक्टिव प्रश्न, यानी कि जो लिखित में है, जो आपको लिखना है। यह भी दो प्रकार के हैं, एक है लॉन्ग और एक है शॉर्ट, यानी कि लघु और दीर्घ। लघु उत्तरीय है और दीर्घ उत्तरीय है, दो प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। अगर बात करें लघु उत्तरीय की, लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो आपके पूछे जाएंगे वो होंगे 20, और करना है आपको उसमें से 10। तो 20 में से 10 करना है, और प्रत्येक का अंक होगा 2। तो इसका मतलब ये है आपको टोटल मिलेंगे 20 अंक, इससे 20 नंबर मिलेंगे लघु उत्तरीय से। तो 20 अंक निर्धारित हैं आपके लघु के लिए। दीर्घ प्रश्नों की बात करें तो इनकी संख्या आपके परीक्षा के पेपर में होंगे 6, पर आपको 6 नहीं करना, आपको उनमें से किन्हीं 3 को करना है, 6 में से 3 करना है, और प्रत्येक का अंक होगा 5, यानी 5 यानी 15 अंकों के मिलेंगे आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो टोटल हो गए 20, 15, 35। तो 35 अंक मिलेंगे आपको लिखित में ये वाले, 35 अंक मिलने वाले हैं आपको वैकल्पिक प्रश्नों में, टोटल हो जाएंगे 70। और 70 मार्क्स की पूरी गारंटी आपको यही मिलने वाली है कि क्वालिटी कंटेंट आपको गारंटेड यही मिलने वाला है, एरर फ्री मिलेगा, किसी प्रकार की गलती देखने को मिलेगी। तो साथियों ये था आपका पूरा का पूरा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, किस प्रकार से पूरा सिलेबस आपने देखा, हर यूनिट को देखा। अब आपको अपनी कॉपी पेन उठा लेना है और आज से अभी से ही तैयारी करना शुरू कर देना है। बिल्कुल नहीं सोचना अभी बहुत वक्त है, जुलाई में करूंगा, शादी अटेंड करने के बाद करूंगा, इस काम के बाद करूंगा, कुछ नहीं टालना। पहले पढ़ाई, पहले तैयारी, मार्क्स चाहिए, शिखर पर जाना है बेटा, टॉप पर जाना है, तो टॉप लेवल की मेहनत भी करनी होगी। तो जुट जाइए बच्चों, आज से ही मेहनत करना। मैं तैयार हूं आपको पूरी तैयारी कराने के लिए, बस आप भी पूरा जोर लगाने के लिए तैयार हो जाइए। तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत दमदार तैयारी के साथ, पहले चैप्टर के साथ मिलना शुरू कर देंगे। पहले आज आपने जान लिया आपको क्या क्या पढ़ना है, तो अब देर किस बात की, तैयार हो जाओ बच्चों अपनी तैयारियों के लिए। मिलेंगे साथियों आपको अगली क्लास में, पर उससे पहले अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी तो प्लीज कमेंट कर देना, लाइक कर देना, और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मिलेंगे साथियों अगली क्लास में। आप सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद।